बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। पहले ट्रंप का दिमाग ख़राब हुआ था, अब नेतन्याहू का दिमाग ख़राब हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू फरमाते हैं कि जनाब ये जंग हम लड़ रहे हैं ईरानी लोगों के लिए ताकि उनको आज़ादी मिल सके। लेकिन साथ ही साथ इसराइल के अंदर से क्या रिपोर्ट आती है, जब सहाफ़ियों से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि इसराइली गवर्नमेंट सरप्राइज्ड है कि ईरान में अपराइजिंग नहीं हुई। वो सरप्राइज्ड हैं कि लोगों ने फ्रीडम की कॉल को उस तरह रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो इस चीज़ से नाला भी हैं। और ये प्रॉब्लम तो कर्डिश फाइटर्स को भी नज़र आ रही है जो इराक़ के पहाड़ों में बैठे हुए हैं, जो सोचते थे कि हम ईरान के कुछ इलाकों को फ़तह करेंगे, लेकिन वो भी अब पब्लिकली कह रहे हैं कि अगर ईरान के अंदर कोई अपराइजिंग स्टार्ट होती है फिर हम शामिल होंगे। वेदर वो अपराइजिंग अमेरिका स्टार्ट करवाए या कोई और स्टार्ट करवाए, लेकिन वो होना ज़रूरी है। इससे आपको क्या समझ आता है कि अगर घर के बंदे बगैरत ना हों तो बाहर से हमला करने वाला कब्ज़ा नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। ईरान के अंदर ख़ामेनी की पोजीशन को समझे बगैर अमेरिका ने इज़राइल की ईमा पे चढ़ के हमला तो कर दिया। आज जंग 12वें दिन पे पहुंची, लेकिन वो क्रक्स ऑफ द मैटर तक अभी तक भी नहीं पहुंचे। जो यूनिफिकेशन अली ख़ामेनी की शहादत ने कर दी है, अब वो अमेरिका उस तरह अंडू नहीं कर सकता। ऑन अ टेक्टिकल लेवल इसराइल ने बहुत सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए हैं, लेकिन वो वहाँ पे रजीम चेंज नहीं कर पाया। ट्रंप और इसराइल के मामलात इसराइलियों को लगता है कि ख़राब हो रहे हैं, कि ट्रंप रिलायबल नहीं है। वो हमें कुछ कहता है, मीडिया कुछ कहता है, अपने मेम्बरानों कुछ कहता है। हिज़्बुल्लाह की ताकत सरप्राइजिंगली ज़्यादा थी एज अपोज टू एंटिसिपेटेड फर्स्ट। एक तासुर ये था ऑपरेशन हिज़्बुल्लाह क्लीनअप के अंदर, जो आपको फर्स्ट वॉर के बाद नज़र आ रहा था, जो 12 डे वॉर थी, वो ये थी कि अब हिज़्बुल्लाह की बैकिंग ईरान ने छोड़ दी है, हिज़्बुल्लाह तबाह हो गया। लेकिन हिज़्बुल्लाह ने जिस तरह का अटैक किया है वो इंतहाई खौफनाक था इसराइलियों के लिए। मिसाइल्स और ड्रोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजॉरिटी जो सपाई बकौल इसराइलियों के मारे हैं इसराइली, वो हिज़्बुल्लाह ने मारे। बेन गुरियन एयरपोर्ट की इनएबिलिटी टू विथस्टैंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग पूरे के पूरे इसराइली मुआशरे की फ्रिजिलिटी दिखाता है। वज़ाहर तो वो कहते हैं हम चोज़न लोग हैं, ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए जान दे देंगे, लेकिन जब जान देने की बारी आती है तो प्राइम मिनिस्टर के बेटे की तरह वो भी मुल्क से भाग जाते हैं। ये मैं बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की बात कर रहा हूँ। तो उनके माशरत के अंदर लड़ना झगड़ना उस तरह नहीं है, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस। और ईरान ने प्रूव किया कि वो इस चीज़ के लिए बिल्ट है। उन्होंने 8 साल इराक़ से जंग लड़ी थी अपने हमसाए से, और 8 साल उन्होंने सरेंडर नहीं किया, 8 साल उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो जंग लड़ते रहे, हालांकि उनको उसमें भी बड़ी मार पड़ी थी। इसराइल ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि शायद तेहरान जो है, यानी उसकी रजीम सर्वाइव कर जाएगी इस जंग की परमिटेशन को। हाँ, वो वीकन हो जाएंगे, लेकिन इस जंग की परमिटेशन वो सर्वाइव कर जाएंगे और फिर नेक्स्ट परमिटेशन में हम उनको शायद उड़ा दें। लेकिन अमेरिका के जो आम आदमी है ना, उसकी आंखें खुल गई हैं कि जो इसराइल जहारियत कर रहा है और किस तरह वो उन्हीं के प्रेसिडेंट को, जो दुनिया का बकौल उनके सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट है, उसको बांदर का नाच नचा रहा है। कभी उसको वो कहते हैं कि जनाब जंग ख़त्म कर दो, कभी कहते हैं जंग कर दो, कभी कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड कर दो। ट्रंप की गुफ्तगू से भी आपको साफ नज़र आता है कि अब उसको भी पता चल गया है कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। जब ब्रीफिंग्स लेने के लिए बहुत सारे वाइट हाउस, जब बहुत सारे सेनेटर्स अमेरिका के गए, तो जब वो बाहर आए तो उनके रंग उड़े हुए थे। ये सीक्रेट ब्रीफिंग्स थी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज देती हैं। वो कहते हैं हमारा कोई प्लान नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई मुनज़्ज़म प्लान नहीं है। हमारे प्लान्स में नूक्स ख़त्म करना था ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्रेस ब्रीफिंग जो उनको मिली है, यानी कि जो उनको इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स मिली हैं उसके मुताबिक वो आवाम को बता रहे हैं। हमारे प्लान में रजीम चेंज करना था ही नहीं। हमारे प्लान में बाज़ार सिर्फ ये स्कूलों को अटैक करना, ये ख़ामेनी को शहीद करना, कुछ कश्तियाँ जला देना, कुछ ड्रोन उड़ाना, ये हमारा टोटल प्लान था। और 2 दिन पहले 2 दिन जंग में अपवर्ड्स ऑफ $3 बिलियन खर्च हो गया, यानी कि 2 डेज़, फर्स्ट 2 डेज़ों में 3 बिलियन खर्च हो गया। तो अमेरिकन टैक्स पेयर, अमेरिकन पॉलिटिशियन भी सोचता है कि भाई हम इसराइल की ईमा पे कितना कुछ करेंगे, कितना नुकसान पहुँचाएंगे। ईरान की वेव्स तगड़ी हुई जा रही हैं। जब भी ट्रंप अनाउंस करता है कि तेहरान का सबसे टफेस्ट वक्त आ रहा है, वहीं पे ईरान भी रेव अप कर देता है अपनी वेव्स। इसराइल के अंदर से जो अब स्टोरियां सामने आ रही हैं, और मुझे लगता है कि जब ये जंग कंक्लूड होगी तो आपको पहली दफ़ा एहसास होगा कि जो आयरन डोम था, जो इसराइल की सपोजिड स्ट्रेंथ थी, वो एक ऐसे मुल्क थे जिनके पास एयरफोर्स नहीं है, उन्होंने वाइप आउट कर दी। ये पूरे रीजन क्या, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा क्रिटिकल सबक है। अब इस सब के अंदर कतर
सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब के अपने अपने किरदार एक्सपोज हो रहे हैं। इसीलिए ये यूएनएससी भाग गए, वहाँ पे ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट करवा रहे हैं जहाँ पे ईरान से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अटैक रोक दें जो आप मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ पे कर रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में ईरानी गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब अगर ये रेजोल्यूशन आया तो आपने लेजिटिमाइज़ कर दिया है ऑपरेशन, कि बाहर से कोई बंदा हमारे पे हमला करे, जब हम दिफा की बात करें तो आप हमारे पे यूएनएससी का रेजोल्यूशन ले आए। मेरे नज़दीक यूएनएससी के रेजोल्यूशन की अफेक्टिवनेस रफ़ा हाजत के बाद टिशू पेपर की होती है, कि वो बेमायनी है। इंटरनेशनल लॉ को मानता कौन है? ना ट्रंप मानता है, ना चाइना मानता है, ना रशिया मानता है, ना ही इंडिया मानता है। इंडिया ने इलीगली इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करते हुए डैम्स बनाए हैं, दुनिया कुछ पट नहीं सकी। वो तो पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री माइट दिखा के इंडिया को शटअप कॉल देनी पड़ी। रशिया ने जॉर्जिया अनेक्स किया, क्राइमिया रिवर अनेक्स किया, अब वो यूक्रेन अनेक्स कर रहा है। दुनिया ने क्या कर लिया? चाइना वर्चुअली हांगकांग को टेक ओवर कर चुका है, ताइवान आए दिन वो टेक ओवर कर लेगा। दुनिया ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। तो लिहाजा इंटरनेशनल लॉ, यूएन जैसे इदारे कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल है। इंटरेस्टिंगली इनफ बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि चाइना का क्या रोल है, चाइना ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहा? जितना भी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जंग के दौरान गया वो सारा चाइना को गया है। चाइना उसके पैसे देता है, ये जंग चाइना के पैसे से लड़ी जा रही है। असल में अमेरिका ने इंटरवेंशन का तरीका ये बना दिया था कि हम अपने सिपाही उतार देंगे मैदान में। चाइना का इंटरवेंशन का तरीका ये नहीं है। चाइना आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़, अपनी सैटेलाइट्स, अपना पैसा, अपनी टेक्नोलॉजी देता है ताकि वो स्टांस मेंटेन कर सके कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, हम सिर्फ अपने एलाइज के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। चाइना ने ये पाकिस्तान के साथ भी किया, चाइना ने ये ईरान के साथ भी किया। और ईरान की मिसाइल्स जो इतनी स्ट्रेटिजिकली जाके हिट कर रही हैं, उसके पीछे चाइनीज़ सैटेलाइट और रशियन सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा लेवल है। इसराइल ने अब ओपनली एडमिट कर लिया है कि ईरान हमारे सिक्योरिटी कैमराज और सिस्टम्स हैक कर रहा है जंग के शुरू से। यानी कि एक और तासुर भी मिथ थी कि जनाब इसराइल के जो हैकर्स हैं उनका तोड़ ही कोई नहीं है, इसराइल दुनिया में लीड है हर चीज़ के सॉफ्टवेयर के ऊपर। यही कहानी यूएई ने दी थी अपना सॉफ्टवेयर उनको देने से पहले, ऐसे ही। ठीक है, तो इस वक्त इसराइल को हर फ्रंट पे शिकस्त फेस करनी पड़ी एक ऐसे मुल्क से जिससे 70 से ज़्यादा फीसद मुल्क ट्रेड ही नहीं करते थे, जिसकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज़ ज़ीरो वैल्यू फॉर द ईरानियन करेंसी, जिसके लोग अपेरेंटली नफ़रत करते हैं इस्लामिक रजीम से। वो इतनी नफ़रत करते हैं कि इनको 50,000 प्रोटेस्टर मारने पड़ गए थे। सब बुलशिट था। अल्लाह ने फ़लस्तीन और ईरान के ज़रिए बहुत सारे लोगों को बेनकाब किया। अच्छा, जहाँ पे यूएस की प्रेस ब्रीफिंग मिली सेंटर्स को कि जनाब हमारा तो प्लान ही कोई नहीं था, हम तो ना 3 में ना 13 थे यहाँ पे, वहीं पे वाइट हाउस अनाउंस करता है कि जनाब अब हम डिसमेंटल करेंगे ईरान की मिलिट्री मिसाइल प्रोडक्शन। अब ये कैसे करेंगे किसी को नहीं पता। इसका ये मतलब है कि ट्रंप जो भी कह रहा है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो हमें देखना पड़ेगा नेतन्याहू क्या कह रहा है, ठीक है, जो असली मालिक है अमेरिका का। और नेतन्याहू ये कह रहा है कि जनाब जंग जो है वो जारी रहेगी, हम जब तक अपने अज़ाइम पूरे नहीं कर लेंगे हम इससे पीछे नहीं हटने लगे। अच्छा, लोकली स्पीकिंग, जब मुश्तबा जो अली ख़ामनेई साहब के बेटे हैं वो इलेक्ट हो गए तो हमारी गवर्नमेंट ने उनको वेलकम किया, लेकिन साथ ही उन्होंने एक पैगाम दिया जो मेरे ख्याल से बहुत कमज़ोर था और मुझे अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि हम अब ये ख्वाहिश करते हैं कि मुश्तबा साहब जो हैं उनमें इतना विज़न होगा कि वो ईरान को पीस की तरफ लीड कर देंगे, एज़ इफ़ ख़ामनेई साहब ने पीस को रोक कर रखा हुआ था। मतलब ये जो वर्डिंग होती है ये बहुत क्रिटिकल होती है। पाकिस्तान अभी भी दोनों तरफ खेलना चाह रहा है, नहीं हो सकता। आपकी पोजीशन अभी क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? मिडल ईस्ट में इंडियन स्पाई पकड़ा जाता है, इंडिया की गवर्नमेंट को मिडल ईस्ट कुछ नहीं कहता। हमारे 2-3 भिखारी पकड़े जाते हैं तो पूरे पाकिस्तान के वीज़े बंद हो जाते हैं। अमेरिका हमारी दोस्ती ईरान के साथ के ऊपर हमें डांटता है तो हमारे बंदे परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका और इंडिया एक $300 बिलियन की डील कर रहे हैं, वेपन्स की नहीं, रिफाइनरी की। साउथ टेक्सास में रिलायंस बकौल ट्रंप के सबसे बड़ी अमेरिका की हिस्ट्री की रिफाइनरी लगा रहा है। रिलायंस किसके है? बोलो बोलो बोलो। अंबानी, गुज्जू कनेक्शन। तो बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। इस्लामाबाद में जो अक्सर वो हांजी वाले कार्टून्स में भी आते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो मास्टर स्ट्रोक है। हमने ट्रंप को नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, साथ साथ इंडिया ने तो नहीं किया।
तो इंडिया के साथ $300 बिलियन की डील हो रही है, हमारी तो IMF ने इस वक्त छोड़े उतार दी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप जब भी मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत से सवालात पूछते हैं और आप मेरे हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे आप सवाल डाल रहे होते हैं। मेरे टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको इकट्ठा करना और मुझ तक पहुंचाना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने मर्जी सवाल पूछें, 100 पूछें, 200 पूछें, आई एम गेम। एक तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे आप वो सवालात भेजें। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल ईऑन क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारे उन पे पहुंच जाएं और बड़ी तफसीली गपशप हुआ करेगी। एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लव द इंटरेक्शन जो आपके साथ मेरी होगी। बहुत शुक्रिया। IMF आपको पता है कितनी दफ़ा FBR कह चुका है आप झूठ बोलते हो, बेपनाह दफ़ा। FBR टारगेट देता है, IMF कहते हैं आप कर नहीं सकते, चलो रिवाइज करो। अब सरकार FBR के साथ मिलके IMF को मिलकर कह रही कि सर वो जो टारगेट था वो हम मीट नहीं कर पाएंगे तो कोई रहम नहीं हो जाता। ठीक है, ये इनका लेवल है। और ये सब किस टाइम हो रहा है बाय द वे, जब आपने तेल 55 रुपया बढ़ा दिए, जिसके अंदर से बाय द वे तकरीबन 24 रुपया लेवी है जी, सरकार को आना है। तो सरकार ना तो सिर्फ मुझे और आपको लूट रही है, बल्कि वो पैसा IMF को भी देने को नहीं तैयार क्योंकि उनको वो खुद चाहिए, उन्होंने वो इस्तेमाल करना है। अब जो आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं सरकार जो है वो पोटेंशियल फ्यूचर के प्राइस हाइक्स खुद एब्जॉर्ब कर लेगी। सदके जाऊँ, 55 रुपया बढ़ा के यहाँ पे कहते हो खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे। वेरी गुड, लेकिन प्रोपेगेंडा जारी रहना चाहिए, हैं जी। आपके पोस्टर्स उसी तरह लगने चाहिए। मुल्क का दिवालिया हो गया, मईशत का दिवालिया हो गया, लेकिन शाह साहब की पग जो है ना सदाबहार है। क्या बात। पाकिस्तान इस वक्त रेड सी के ज़रिए ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बंद होने की वजह से। हालांकि ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान का तेल गुजर सकता है, में कोई दिक्कत नहीं है। मसला क्या है कि तेल ख़रीदना पड़ेगा ईरान से ऑफिशियली, वो हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमारी पैक होती है अमेरिका पापा से। अच्छा, मज़े की बात क्या है, इंडिया ने लिया तेल, लिया। अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि अमेरिका ने तेल बंद करवा के फिर वेनेजुएला का तेल इंडिया को दिलवाया। तो पाकिस्तान है क्यों नहीं इतना अच्छा? क्योंकि आप इस बात को समझ लें, ये मैं आखिर दफ़ा समझाऊंगा। इसराइल मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, इंडिया चाइना को कंट्रोल करने के लिए। तो लिहाजा इसराइल और चाइना ज़्यादा करीब रहेंगे अमेरिका के। पता नहीं क्यों आपको ये बात समझ नहीं आती, मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों नहीं समझ आती। पूछो, आज सब बताऊँगा। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, यहाँ पे आपकी पूरी एलीट के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पैसे पार्क्ड होते हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं। अभी ये लोग स्पेन स्पून नहीं पहुँचे, इटली उटली नहीं, ये 4 मुल्क, इन 4 मुल्कों की खुशनुदी के लिए हम अपना मुल्क बेचते हैं जी। ज़रदारी साहब का पैलेस कहाँ पे है? फ्रांस में। अगर होता बीजिंग में तो फिर मैं देखता हूँ CPEC कैसे ना बनता। जब चाइना ने वहाँ से चूड़ी टैट करनी थी ना, बिजली पानी बंद करके, उन्होंने बनाओ जी CPEC, क्योंकि हमने अय्याशियाँ अपना हर चीज़ इन मुल्कों में रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे अपने सिपाही भी शहीद होने देते हैं, अपने लोगों का भी दिवालियाँ कर देते हैं, दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट भी करते हैं, फिर नहीं भी करते और ख़ुद बाहर जाके एंजॉय करते हैं। लोग कहते हैं जनाब भुट्टो ख़ानदान ने बड़ी सेक्रीफाइसेस दी हैं, शरीफ खान ने क्या सेक्रीफाइसेस दी हैं? अरबों डॉलर कमाए इन लोगों ने। जब मुल्क में मुश्किल वक्त आता है ये बाहर जाके बैठ जाते हैं। तो जो हमारी पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो हमें लूट रहे हैं, साथ हमें ही भाषण दे रहे हैं कि जनाब आपको मज़ीद ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? रशिया के पास तेल है, वहाँ से लो, क्यों नहीं लेते? अमेरिका से डर लगता है, हाय अमेरिका, तो क्या यहाँ कौन सी शहद की नदियाँ बह रही हैं जो बचानी है? या तो ना कि ये कोई जन्नत है। दुबई का दर्द फिर भी समझ आता है कि जनाब वो बचाने की खातिर क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन हमने यहाँ क्या बचाना है? यहाँ पहले कुछ नहीं है, कोई नहीं यार, आप लें तेल नहीं गुलाम। क्यों? क्योंकि अपने ज़ाती इंटरेस्ट है उन मुल्कों में। यूके ने रशिया की जंग के दौरान, रशिया यूके की जंग के दौरान सारे रशियन ओलिगार्क्स के एसेट फ्रीज कर दिए। यही डर इन लोगों को है कि हमारे बड़े बड़े महल, हमारे बड़े बड़े बिजनेस, शरीफ ख़ानदान आधा तो लंदन होता है, बिजनेस वहाँ करते हैं, बैंकरप्सियाँ वहाँ डिक्लेयर करते हैं, मालिक हमारे।
क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। आज रोज़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं ज़्यादा कह गया, मैं रजू करता हूँ, ये बड़े अच्छे लीडरान हैं, मेरी गलती। चाइना के फर्म ने इन्वेस्टमेंट का प्लान अनाउंस किया $2.6 बिलियन का बलूचिस्तान में। ये पैसे कभी भी नहीं आएंगे। ये वही इन्वेस्टमेंट है जो फिक्टिशियस पिछले 3 साल से हो रही है मुल्क के अंदर। ये पैसे इसलिए नहीं आएंगे कि आपके मुल्क में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पैसे रिसीव करके डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसका क्या मतलब है? जब आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो उसको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, सिक्योरिटी, जुडिशरी, वर्क फोर्स, लेबर लॉज, लोकल पॉलिटिशियंस की हमायत। ये आपके मुल्क में है ही नहीं। कोई भत्ता ली वजह करता नहीं, तो लिहाजा ये सब बेमायनी है। बहरहाल सरकार ने हमें बताया, हमने आपको बता दिया, ठीक है। 12वें दिन जंग के ईरान ने तकरीबन अमेरिका का घमंड और इजरायली कमर तोड़ दी है। एक ऐसा मुल्क जिसकी फ़ौज इतनी डेवलप्ड नहीं है, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है, जिसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी होती नहीं है, जिसके पास लेटेस्ट टेक नहीं है, जिसका एलाय चाइना नहीं है, लेकिन हम डर के बैठे रहते हैं। और उस डर ने हमारी मीशत को वो नुकसान पहुँचाया है जो शायद ईरान की मीशत को जंग ने नहीं पहुँचाया। क्योंकि जिस मुल्क पे जंग मुसल्लत है ना, उसके तेल की कीमत 6% बढ़ी है, हमारी 25% बढ़ी है। जिस मुल्क के 30 ऑयल फील्ड तबाह कर दिए गए हैं, वहाँ इतना हमारा ये हुआ है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से डरें, हमारे लीडरान भी, कि अपने ज़ाती महलों के चक्कर में आपने उम्मत का तो सौदा किया ही किया है, जिस तरह यूएई ने किया, जिस तरह कतर ने किया, जिस तरह सऊदी ने किया। अब आप खुदा के वास्ते अपनी खातिर, अपने इस पाकिस्तान के टोटे जिसके आप बादशाह, उसी खातिर ईरान की मदद करें। जाके अफ़गानिस्तान से कोई ना कोई सेटलमेंट करें, अपना सिक्योरिटी मैकेनिज़्म बनाएं, ताकि आपकी तवज्जो आपके असली दुश्मन इंडिया की तरफ हो, जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2 करने के ख्वाब देख रहे हैं। 2 कोरें हमने वेस्ट बॉर्डर पे लगाई हुई हैं। ख़र्चा आता है यार जंग में। अब भाई अकल होश के नाखून लें। ये ट्वीटें मत करें, ओ जी लुटेरे होते हैं ये अफ़गानी, ओ जी ये तो इन्वेडर होते हैं। बेवकूफ़ो, समझो। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।